हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हम लोग अपने एकेडमिक में तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ ही हम लोग इसका रियल लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं। जो टॉपिक है वो आपका आज होने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वो हम लोग देखेंगे आज, और हमारे जो वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज होने वाले हैं वो क्या क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, और उसके बाद हम लोग उसके पैराडिगम्स को देखने वाले हैं कि मतलब क्या क्या ओवरव्यू से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं या टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को करते हैं। और उसके बाद एक जेनेरिक व्यू देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने कंक्लूजन पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, जो की पॉइंट है, वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझें, उसके डेफिनेशन को समझें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल्स टू डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो किसी काम को सिस्टमैटिक करने का, मतलब जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको सिस्टमैटिक तरीके से करने का एक तरीका है, जिसमें कि आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हो फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर आप कैसे बनाते हो, कोडिंग करके बनाते हो। लेकिन खाली कोडिंग ही नहीं करते आप, उसके साथ बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। और वो सारे ऑपरेशंस कहाँ पर लिखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। देखिए, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो वो तो है ही, प्लस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, ऐसे कोई नियम को फॉलो कर रहे हो जिससे आप वो काम बहुत ही ईजिली और इफेक्टिव वे में कर पा रहे हो। तो हमारे पास देखिए, अगर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और फिर उसका मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस मतलब कि सॉफ्टवेयर एक बार बन गया, एक बार आपने उसको क्लाइंट को दे दिया, और उसके बाद फिर हम उसमें कोई बग आया या फिर उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हम उसमें फिर नए नए अपडेट्स जो लाते हैं वो आता है मेंटेनेंस में। तो ये जो दोनों काम है ये आप इफेक्टिव वे में कैसे कर सकते हो, वो हमें कौन बताता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डिजाइनिंग it involves designing, building, testing and maintaining software systems in a structured and disciplined way. So आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी हुई हैं कि स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड वे। तो अगर आप नॉर्मली बिना पढ़े बनाते हो, अगर अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रखा है तो आप क्या करोगे, आप सीधे डायरेक्टली कोडिंग करोगे, और कोडिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर दे दोगे उसको, और फिर आप मेंटेनेंस दोगे उसको। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रखा है तो आप डिज़ाइनिंग करोगे, बिल्डिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, मतलब आप पूरे नियम को फॉलो करोगे और एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आप दोगे। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको, तो देखिए, अगर आपने डिज़ाइनिंग पहले किया, आप डायरेक्टली कोडिंग पे नहीं जाओगे, आप पहले डिजाइनिंग करोगे, मतलब उसका पूरा एक डिज़ाइन बनाओगे। अब वो डिज़ाइन आपका फंक्शनल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी। अब यहाँ पे दो डिज़ाइन होते हैं, फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल डिज़ाइन मतलब हो गया कि आप उसकी फंक्शनैलिटीज़ बता रहे हो, क्या क्या फंक्शन इसमें होंगे। और नॉन फंक्शनल मतलब उसका जो ओवरव्यू होता है, जो आप मतलब उससे काम चाहते हो मेन। और उसके बाद बिल्डिंग करना, टेस्टिंग करना, मतलब आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको आप टेस्ट करके भी तो देखोगे कि वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो चल रहा है सही कि नहीं। अब उसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं। तो वो जो सारी टेस्टिंग है वो कहाँ पर लिखी गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि आप क्या क्या टेस्टिंग करते हो। जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, तो किस तरीके की टेक्निक होती है। अब आपने अगर नहीं पढ़ रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को तो आपको नहीं पता होगा। आप एक ही आप खाली ड्राई रन करोगे, कोड को बार बार चेक करके देखोगे और सॉफ्टवेयर दे दोगे यूजर को। लेकिन वो क्या होगा, वो जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसमें बग रह जाएंगे, और फिर वो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ रखा है तो आप क्या करोगे, पहले डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, फिर मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन मैनर में करोगे। अब यहाँ पर आते हैं और इसका देखते हैं कि की एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला होता है सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब अब देखिए, ये जो बता रहा है इसमें ये फीचर्स बता रहा है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ा उससे फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा होगा सिस्टमैटिक अप्रोच। तो आप एक सिस्टमैटिक वे में काम करोगे, आप कोई भी प्रोग्राम करते हो या कोई भी फंक्शन का अरेंजमेंट करते हो तो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में करते हो, आप बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। सो वही चीज़ यहाँ पर भी बोल रहा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर को बना रहे हो तो उसको आप सिस्टमैटिक मैनर में बनाइए। पहले अप्लाइंग सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वान्टिफाइबल अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंश्योरिंग दैट प्रोसेसेस एंड आउटकम्स आर प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल। अब मान लीजिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, आपने कोडिंग किया और उसको दे दिया। अब उसमें क्या होगा कि आपको ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि एरर कब आएगा, और
कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हो, डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा कि रिस्क बहुत कम आएंगे, रिस्क फैक्टर बिल्कुल कम हो जाएगा। आप कोई भी काम अगर प्लानिंग करके करते हो तो आपको रिस्क कम रहता है उसमें, लेकिन आपने कोई भी काम बिना प्लानिंग के किया है तो उसमें हाई चांसेस है कि आपको रिस्क आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो आपका एक जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सिस्टमैटिक अप्रोच से बनेगा। तो ये पहला जो आपका की एस्पेक्ट है कि सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। और दूसरा, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल जितने हैं, जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स है वो पहले से लिखे हुए हैं, आप उसको फॉलो करिए। जैसे यूजिंग प्रिंसिपल फ्रॉम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सच एज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, पहले आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप हटा दो तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल नहीं रहेगा। देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपने मान लीजिए सही से रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं किया, अब मान लीजिए कोई किसी को सॉफ्टवेयर बनवाना है, कोई वेबसाइट बनवानी है, वो आपके पास आया और आपने सही से उससे पूछा नहीं, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं जाना और आप डायरेक्टली क्या कर दिए, डिजाइनिंग करने लगे या कोडिंग करने लगे, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो उस क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। पहले आपका जो सबसे फर्स्ट काम होता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट करके जो आपने इनपुट लिया क्लाइंट से, उसी का आप डिजाइनिंग करते हो ताकि वो उसके डिजाइन के हिसाब से बने, और फिर कोडिंग करते हो। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, कोडिंग। तो उसके बाद आप कोडिंग करते हो और फिर आप टेस्टिंग करते हो। फिर आप उसको जब टेस्टिंग हो गया तो आप डिप्लॉय करने के बाद फिर उसको मेंटेनेंस देते हो टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो अगर आपको मीट करवाने हैं स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड को, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये सारे स्टेप्स आपके एसआरएस में आते हैं, जो आप एसआरएस यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है, आप उसमें सारे स्टेप्स करते हो। तो ये सब जो स्टेप्स हैं ये सारे कहाँ लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग में। तो आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको ये सारे स्टेप्स मिलते हैं। अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SDLC। अब अगला जो स्टेप है देखिए, लाइफ साइकिल अप्रोच। तो पहला क्या हो गया आपका, सिस्टमैटिक अप्रोच, कि आप सिस्टमैटिक काम कर रहे हो। दूसरा, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, जो कि क्या है कि आप पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, फिर डिजाइन करोगे, फिर कोडिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे, फिर मेंटेनेंस करोगे सॉफ्टवेयर का। तो ये आपके इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। और उसके बाद क्या है, लाइफ साइकिल अप्रोच। तो अब लाइफ साइकिल अप्रोच को ही फॉलो करना पड़ेगा कि एक लाइफ साइकिल होता है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि एक काम पहले होगा फिर दूसरा काम हो सकता है, आप बीच में कोई काम नहीं ला सकते। मतलब कि आप एक काम कर रहे हो, जब तक वो काम खत्म नहीं हो रहा तब तक आप दूसरा काम नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैनेजिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम इनिशियल रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यही हम पिछले स्टेप में ही पढ़ रहे थे, थ्रू टू डिप्लॉयमेंट। तो आप पहले स्टेप जो है वो इनिशियल रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, और फिर आप डिप्लॉय करते हो और फिर मेंटेनेंस देते हो। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं। इंश्योरिंग दैट ऑल फेजेस आर करेक्टली प्लान्ड, प्रॉपरली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जितने भी स्टेप फॉलो कर रहे हो, जैसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हो, फिर डिजाइनिंग कर रहे हो, फिर कोडिंग कर रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, और फिर मेंटेनेंस दे रहे हो उसको। तो ये सारे स्टेप आपको इंश्योर करना है कि आपने सही से प्लानिंग किया है और सही से काम किया है सारे स्टेप्स पे। तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। अब देखिए अगला जो है इसमें लिखा हुआ है वही क्वालिटी फोकस। तो ये सारे चीज़ें पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप ये समझ जाओ कि हमें एसआरएस को फॉलो करना है, एचडीएलसी को फॉलो करना है और उसके बाद ही सारा काम करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी है समझना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमसे यही बोल रहा है कि आप जो भी स्टेप कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके जो स्टेप्स हैं वो जो लिखे हुए हैं पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, उसको यूज़ करिए और सही से काम करिए। और दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिटी फोकस। तो एम्फसाइजिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज रिलायबल, रोबस्ट, एफिशिएंट एंड मीट्स यूजर नीड्स। तो आप इसमें बोल रहा है कि आप जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दीजिए, जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो कैसे होगी, आप उसको जो उसकी क्वालिटी पे एक तो ध्यान दीजिए, दूसरा टेस्टिंग बहुत करिए, अलग अलग तरह की टेस्टिंग टेक्निक यूज़ करिए, जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो इन सब टेस्टिंग को यूज़ करिए जिससे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रोबस्ट बने, रिलायबल बने। मतलब
उसमें अचानक से कोई बग ना आ जाए, कोई एरर ना आ जाए आपका, जो अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हो किसी प्रोडक्ट का तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं एरर आने के। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि क्वालिटी फोकस होना चाहिए। और फिर टीम कोलेबोरेशन, मतलब जिस टीम में आप काम कर रहे हो, अब देखिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक बंदा तो काम करता नहीं है, बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। तो टीम का कोलेबोरेशन होता है, मतलब कि टीम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम दिया जाता है। तो आप जो काम कर रहे हो कोलेबोरेट होके करो, मतलब इन्वॉल्विंग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, डेवलपर्स, डिजाइनर, टेस्टर एक्सेट्रा। तो सारे काम एक एक बंदा नहीं कर सकता, मतलब टेस्टिंग भी कोई एक नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोई अलग करेगा बंदा। तो देखिए सबके लिए अलग अलग काम है। डेवलपर अलग हैं जो आपका कोडिंग करते हैं, डिजाइनर जो डिजाइन बनाता है, टेस्टर क्या करता है, टेस्टिंग करता है। तो वर्किंग टुगेदर टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स एंड डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो सबको एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आप अपना काम सही से नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये टीम वर्क होता है। क्योंकि डेवलपर को अपना काम सही से करना चाहिए, डिजाइनर को अपना काम, टेस्टर को अपना काम, और उनके ऊपर भी एक होता है जो मैनेजर होता है, जो क्या करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है, ये या तो आप लोग अगर कोडिंग करते होगे तो इसको यूज़ करते होगे। जैसे कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अभी क्या हुआ कि आपको कोई एक लॉजिक बिल्ड करना था, जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना था, आपने बनाया लेकिन वो सही आउटपुट नहीं दे रहा है। तो आप क्या करोगे, आप जाके उसमें कुछ चेंजेस करोगे और उसको सही करने की कोशिश करोगे। तो वही है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मतलब आप जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्रूव कर रहे हो, उसमें जो एरर्स हैं उसको हटा के आप इसको फंक्शनैलिटी जो आपको चाहिए वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वही है। और इम्प्रूवमेंट अब कैसे भी हो सकता है, जैसे देखिए आपके में बग्स बहुत आ रहे हैं, आपका प्रोग्राम जो आपने बनाया उसमें एरर्स बहुत आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, बार बार उसको इम्प्रूव करोगे, वहाँ पे जो एरर्स है उसको सॉल्व करोगे धीरे धीरे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो एरर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो वही चीज़ है, एडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस सच एज अजाइल मैथोडोलॉजी एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी टू अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ओवर टाइम। सो यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या करिए, एक प्रैक्टिस होता है, एक प्रिंसिपल है अजाइल मैथोडोलॉजी। तो एक ये मेथड है अजाइल। अजाइल एक मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए अजाइल मैथोडोलॉजी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे एक प्रॉब्लम था। पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे या कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर बनता था, तो वहाँ पर यूज़र से बहुत कम इंटरेक्शन होता था। मतलब जो क्लाइंट है जिसको सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप उससे मिले पहली बार जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया। अब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया, उससे सारा चीज़ ले लिया कि आपको क्या क्या चाहिए, वेबसाइट में क्या कहाँ पे दिखना चाहिए, सारा चीज़ आपने ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आप 1 साल तक सॉफ्टवेयर को बनाते ही रह गए। अब 1 साल बाद फिर आपने उसको लास्ट फाइनल प्रोडक्ट दिखाया, अब उसको उसमें प्रॉब्लम आने लगा, मतलब उसको लगने लगा कि मुझे ये पसंद नहीं है। अब उसने वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया। अब फिर आप उस पर कोडिंग करोगे, फिर उसने जो प्लान बताया वो फिर फॉलो करोगे। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा था, जिसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि एक तो बजट भी बहुत लग रहा था। अब मान लीजिए कोई डेवलपर है, 10 डेवलपर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पर, और 1 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद क्या हुआ कि क्लाइंट को प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया, वो बोल रहा है कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, और आप जो है फिर आपने दे दिया डेवलपर को, फिर वो कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक तो टाइम लॉस हो रहा है कंपनी का, और जो है मनी का भी यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो उसके लिए क्या आ गया, अजाइल मैथोडोलॉजी। तो अजाइल मैथोडोलॉजी क्या बोलता है कि आपको जो इंटरेक्शन करना है क्लाइंट से वो बहुत ज़्यादा करना है। मतलब कि कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कभी 1 साल में मिल लिए और फिर आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया फिर आप उसको डिप्लॉय करके ही दिखाओगे, नहीं। आपको हर हफ्ते मीटिंग करना है अपने जो जूनियर लेवल के लोग हैं, जैसे अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है कोई, तो वो क्या करेगा, अपने जूनियर लेवल के जितने भी लोग हैं, डेवलपर हैं, डिज़ाइनर है, सबसे एक बार इंटरेक्ट करेगा, रोज मीटिंग सुबह करेगा। उसके बाद जो क्लाइंट होगा उससे मीटिंग जो करेगा वो 1 हफ्ते बाद करेगा, हर हफ्ते। जिससे क्या होगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उतना चेंज नहीं होंगी, और पता रहेगा आपको, आपको भी पता रहेगा और उस क्लाइंट को भी पता रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी तैयार हो जाता है और उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। क्योंकि अब आप रोज़ इंटरेक्ट कर रहे हो हर दूसरे तीसरे दिन, तो उससे क्या होता है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। अब उसके बाद दूसरा इसमें है कॉन्टीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टीन्यूअस डिलीवरी। सो ये जो पार्ट है ये डेवऑप्स का पार्ट है। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या होता है कि जब आपने डेवलपमेंट करना सीख लिया,
तो उसके बाद आप क्या करते हो, अभी क्या होता है कि हम लोग गिटहब पे डालते हैं, किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे डालते हैं अपने कोड को करने के बाद, कि वहाँ पर वो सेफ रहे। लेकिन ये सब काम आप मैनुअली करते हो। लेकिन जब आप डेवऑप्स सीख जाओगे या जब आप थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीख जाओगे, तो उसके बाद आप क्या करते हो, सारे काम को ऑटोमेटिक कर देते हो। मतलब आप खाली कोडिंग को करते हो मैनुअल, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर बन जाता है तो बार बार सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं, तो आप एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बना देते हो जिससे कि वो ऑटोमेटिक आपका जो है डिप्लॉय होता जाता है। तो उसी को बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये इसको बस इतना समझ लीजिए कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब बार बार आप जो है कुछ चेंजेस कर रहे हो कोड में, और फिर डिलीवरी, कंटिन्यूस डिलीवरी मतलब आप उसको बार बार डिप्लॉय कर रहे हो। सो वो काम आप नहीं कर रहे हो, इसको ऑटोमेटिक आपने कर दिया है, कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है। बस यही है इसमें। और फिर क्या करता है ये, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ओवर टाइम। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाती है, बहुत जल्दी आप सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर करते हो, और आपका टाइम भी बचता है, मनी भी बचता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पार्ट है वो हो गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैराडिगम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो क्या क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ईजी करने के लिए। तो उसको हम लोग देखते हैं, पैराडिगम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। So software engineering paradigm represent different approaches or philosophies for organizing and structuring the सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो अप्रोचेस मतलब डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, फिलोसफीज यूज कर रहे हो, किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। तो अब बहुत तरीके के तरीके होते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के, मतलब कि बहुत सारी अप्रोचेस से आप काम कर सकते हो, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। और उसके देखिए कुछ पैराडिगम्स हैं यहाँ पर। जैसे पहला है structured programming, focuses on dividing a program into smaller manageable units, procedures और functions to improve clarity, maintainability and debugging। सो ये काम तो हम लोग हर रोज कोडिंग में करते हैं। देखिए मेन काम क्या है कि अभी मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से। तो जैसे आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, अब कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो चार तरीके के मान लीजिए फंक्शंस हैं। तो आप क्या करिए, कैलकुलेटर इतना बड़ा प्रोग्राम है, अगर मान लीजिए आप मानोगे तो एक बड़ा सा प्रोग्राम है कैलकुलेटर। अब उसको आपको क्या करना है, उसको तोड़ दीजिए चार भाग में। पहला है एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लीकेशन, चौथा डिवाइड। अब उन चार मेथड्स को आप बनाइए और उसको बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। मतलब आप उसको तोड़ रहे हो, कई भागों में डिवाइड करो। तो वही यहाँ पे बोल रहा है फोकसेस ऑन डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर। तो देखिए आपका कैलकुलेटर का प्रोग्राम था, आपने उसको चार भाग में तोड़ दिया, अब वो छोटा छोटा हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि मैं एडिशन को कैसे बना सकता हूँ, तो प्लस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड के लिए डिवाइड। तो चार ऑपरेशन आपने अलग अलग बनाए और चारों को एक ही में जोड़ दिया, आपका कैलकुलेटर बन गया। सो यही चीज़ है। तो आपको बोल रहा है यहाँ पर कि आप फंक्शन बनाइए। जैसे आपने एक ऐड का फंक्शन बना दिया, सब्सट्रैक्ट का बना दिया, मल्टीप्लीकेशन का बना दिया, डिवाइड का, और चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। अब चारों को एक कैलकुलेटर के प्रोग्राम में आप डाल दीजिए। तो ये क्या हो गया, आपने क्या किया कि सारे फंक्शन, चार फंक्शंस को एक में जोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, क्लैरिटी आएगा, मेंटेनेबिलिटी एंड डिबगिंग। अब डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग का मतलब होता है जो भी आपके बग आते हैं, बग मतलब एरर। तो जब भी कोई बग आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए डिबगिंग का यूज करते हैं। तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, बग को हम हटाते हैं, मतलब एरर को रिजॉल्व करना डिबगिंग होता है। तो डिबगिंग अब इसमें इजी कैसे होगा, देखिए आपने, अगर आप एक कैलकुलेटर का फंक्शन बनाते हो, अब उसमें ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब एक ही में कर रहे हो, तो आपको कोड में परेशानी होगी ढूंढने में कि कहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि आपको पूरा प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक। लेकिन आपने जो कैलकुलेटर है अगर उसको चार भाग में डिवाइड कर दिया, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, अब आपका जो एरर आ रहा है वो पता चल रहा है आपको कि ऐड वाले में आ रहा है, तो आप कोड में किसके जाके देखोगे, एडिशन वाले में। आप सब्सट्रैक्ट में नहीं देखोगे, मल्टीप्लाई में नहीं देखोगे, डिवाइड में नहीं देखोगे। तो ये बहुत फ़ायदा होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अप्रोच है प्रोग्रामिंग की, इसमें क्या होता है कि आप जो सोचते हो, मतलब कि आप हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो। यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनाइजेज सॉफ्टवेयर अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स। तो वही जो डेटा जो है उसको आप ऑब्जेक्ट मानते हो रेदर देन फंक्शन ऑन लॉजिक। तो ये जो ऊपर का अप्रोच था, यहाँ पे क्या था, फंक्शन बना रहे थे अलग अलग। यहाँ पर दूसरा अप्रोच क्या है, इसमें आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, बहुत सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे पेन हो गया, कोई आपका कार होगी, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर फंक्शंस हम नहीं बनाते, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। और क्या प्रमोट करते हैं, रीयूजेबिलिटी।
मतलब कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बना दिए और कुछ फंक्शन। अब आपको अगर उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा बनाना है तो आप उसी एक क्लास को यूज करके दोबारा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मॉड्यूलरिटी यहाँ पे आती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन। तो आप जो भी डिजाइन बना रहे हो, तो आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर एरर आपको उस ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो आप उस ऑब्जेक्ट में जाके देखोगे। तो दोनों में डिफरेंस यही है मेन, कि यहाँ पर हम फंक्शंस बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शंस बना बना के तोड़ते हैं प्रोग्राम को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स बना बना के, बस दोनों में यही डिफरेंस है। अब देखिए अगला आएगा तीसरा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो emphasizes द यूज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस एंड इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, अवॉइडिंग साइड इफेक्ट्स एंड फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये भी आपका एक तरीके का सेम ही रहता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को आप ये बोल सकते हो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है, जिसमें कि हम लोग फंक्शन बनाते हैं और मैथमेटिकल फंक्शन बनाते हैं। सो आप ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब उसके बाद एक आता है अप्रोच कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम बाई कंबाइनिंग प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जैसे आपको एक वेबसाइट का वेब पेज बनाना है। अब उसमें आपको एक टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, आपको एक बटन भी चाहिए। तो मान लीजिए आपने एक कंपोनेंट बना दिया टेक्स्ट फील्ड का, आपने एक कंपोनेंट बना दिया बटन का। अब आपके पास दो कंपोनेंट है, तो आप उसको क्या करिए, दोनों को एक कंपोनेंट में रख दीजिए, तो आपका कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग हो गया। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जो कंपोनेंट्स हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स, आपके पहले से कुछ बने कंपोनेंट्स है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, involves building software system by combining pre-built software components और modules। तो यहाँ पर बने बनाए सिस्टम आपके पास रखे हुए हैं पहले से, उनको आप जोड़िए और एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए। सो ये जो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच है, ये बहुत जगह आजकल यूज हो रहा है। जैसे अगर आप लोग रिएक्ट की बात करें, सो रिएक्ट में भी हम लोग कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट, जैसे आपको हेडर सेक्शन बनाना है, फुटर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, हेडर सेक्शन का एक कंपोनेंट बना देंगे और एक फुटर सेक्शन का, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों को एक ही जगह कॉल कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो बने बनाए कंपोनेंट है हेडर और फुटर, उससे आपका एक वेब पेज बन जाएगा। तो यही है कि आप कंपोनेंट बना के काम कर सकते हो। और फिर फिफ्थ पॉइंट है अजाइल डेवलपमेंट, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था यहाँ पर, अजाइल मेथोडोलॉजी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रोज मीटिंग्स करते हैं, और मतलब कि जो इंटरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लाइट वेट iterative approach to software development that emphasizes flexibility, collaboration and customer feedback throughout the development life cycle। तो इसको अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अ लाइट वेट, मतलब बहुत ही हल्का, और इटरेटिव अप्रोच है, मतलब बार बार यूज करने वाला, मतलब एक लूप चलता रहेगा और जो प्रोसेसेस हैं वो बार बार वही फॉलो होते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप अगर कस्टमर से हर हफ्ते बात कर रहे हो, अब मान लीजिए उसने कुछ रिक्वायरमेंट बताया कि नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो आप फ्लेक्सिबल हो, वहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर वो एक साल बाद बताता है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते ना। सो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है अजाइल डेवलपमेंट में। और कोलेबोरेशन बहुत होता है, मतलब आप रोज मीटिंग कर रहे हो, रोज अपने डेवलपर के साथ बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कोलेबोरेशन भी बहुत अच्छा होता है, और कस्टमर का फीडबैक थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यही प्रॉब्लम था पहले के जो आपके अप्रोचेस थे वहाँ पर क्या होता था, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया या बहुत सारे और मॉडल्स हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता था कि कस्टमर से फीडबैक नहीं मिल पाता था। आपने रिक्वायरमेंट गैदर करते टाइम कस्टमर से फीडबैक लिया, और उसके बाद जब डिप्लॉय करने गए तब लिया, तो बीच में आपने कस्टमर से फीडबैक ही नहीं लिया। अब वो एक साल बाद बोल रहा है कि मुझे वो नहीं चाहिए, तो वो चीज़ नहीं करना है। तो उसके लिए कस्टमर फीडबैक यहाँ पर आपको मिलता है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। मतलब आप हर हफ्ते बात कर रहे हो, तो पूरा जो लाइफ साइकिल चल रहा है सॉफ्टवेयर बनाने का, उसमें आप बहुत बार कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो। अब उसके बाद आपका आता है डेवऑप्स। डेवऑप्स मतलब क्या होता है, तो डेवऑप्स का मतलब होता है डेव प्लस ऑप्स, इसको दो भागों में तोड़ दीजिए आप। और डेव मतलब होता है डेवलपमेंट, और ऑप्स मतलब होता है ऑपरेशन। तो इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए डेव लिखा हुआ है, इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद आईटी ऑपरेशन, ओपीएस। तो यहाँ पर डेव मतलब होता है डेवलपमेंट, और ओपीएस मतलब होता है ऑपरेशन, एम्फेसाइजिंग ऑटोमेशन एंड कोलैबोरेशन टू इम्प्रूव द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इससे स्पीड बढ़ा सकते हो अपने जो डेवलपमेंट कर रहे हो सॉफ्टवेयर उसका, और क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अब इसका काम कैसे होता है देखिए, यहाँ पर आप क्या करते हो कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन दोनों अलग अलग कर लेते हो।
मतलब ऑपरेशन में क्या हो गया कि डिप्लॉय करना। जैसे आप डेवलपमेंट में क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को बनाते हो, तो आपने कोई सॉफ्टवेयर को पहले रिक्वायरमेंट गैदर किया, उसके बाद डिज़ाइनिंग किया, फिर डेवलपमेंट किया, अब डेवलपमेंट हो गया, तो उसके बाद आप क्या करते हो, अब ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑपरेशन में आता है पहले उसकी टेस्टिंग वगैरह सारा चीज़ करना, उसके बाद क्या करते हो आप, ऑपरेशन करने के टेस्टिंग करने के बाद फिर जब आपका टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, इसको डिप्लॉय करते हो सर्वर पे कहीं पे। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाया, आप उसको डिप्लॉय करो, तो जो डिप्लॉयमेंट का पार्ट है वो कहाँ पे आता है, ओपीएस में, ऑपरेशन में आता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दोनों चीज़ों में अच्छे हो। डेवऑप्स मतलब होता है आपको दोनों चीज़ें आती हैं, डेवलपमेंट भी आता है प्लस ऑपरेशन भी आता है। तो अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं इफेक्टिव वे में, तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो काम करने का, और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आपको दोनों चीज़ें आती हैं, तो मान लीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया फ्लिपकार्ट के लिए। अब वो फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर तो आप जानते हो कितना बड़ा होता है। वहाँ पे आपका जो सेल है, सेल सेल पे अगर मान लीजिए कोई सेल चल रही है, तो वहाँ पर एक दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लाखों करोड़ों में कस्टमर आते हैं। अब मान लीजिए आपने सिस्टम बनाया कोई, वो आपका 10,000 लोगों को ही सपोर्ट कर पा रहा है, मतलब जो सर्वर पे आपने जो सर्वर यूज़ किया है वो सही नहीं है। तो अब आपने ऑपरेशन में गलती कर दी, मतलब कि आप 10,000 लोगों को ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो। अब मान लीजिए फ्लिपकार्ट का कल सेल है, दिवाली का सेल चल रहा है, और उस पर 50,000 60,000 लोग आ गए, तो अब वो कैसे हैंडल करेगा। तो उसके लिए अगर आपको ऑपरेशन नहीं आता, खाली आपको डेवलपमेंट आता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा क्या, कि आपने जो डिप्लॉयमेंट किया है वो गलत जगह कर दिया, या आपने सही से सर्वर को हैंडल नहीं किया। तो ये होता है डेवॉप्स। डेवॉप्स मतलब डेवलपमेंट करना, मतलब कोडिंग वगैरह पार्ट भी, और ऑपरेशन मतलब उसको ऑपरेशन में लाना, मतलब आप उसको डिप्लॉय करने का भी जानते हो टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होता है। यहाँ पे आपका लोड बैलेंसिंग यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ऑपरेशन में। और उसके बाद अगला आता है मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट। तो फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मॉडल्स सच एज यूएमएल डायग्राम्स टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर सिस्टम विच आर देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोड ऑटोमेटिकली और मैनुअली। तो एक ये पैराडिगम है, देखिए ये टेक्निक एक है जिसमें क्या बोलते हैं हम, कि मॉडल पहले बनाइए आप, जिसको हम लोग नॉर्मली फॉलो भी करते हैं। कि मान लीजिए आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट लिया, फिर आप डायरेक्टली कोडिंग नहीं करने गए, आपने क्या किया, उसका पहले सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाया। जैसे यूएमएल डायग्राम हो गया, या बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ईआर डायग्राम बनाते हैं, डीएफडी बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, कि डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है उसके लिए। और ईआर डायग्राम मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, की मतलब जो डेटाबेस आप बना रहे हो, तो डेटाबेस में कितनी टेबल्स बनेंगी और उसका काम क्या क्या होगा। तो ये पहले आप डिज़ाइन जो बना रहे हो, तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर आप उसको क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दोगे कोड में। मतलब जब आपने डिजाइनिंग बना लिया, तो अब इससे क्या होगा, आप उसी डिजाइन को देख देख के कोडिंग करोगे, तो इससे आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा, आप गलती नहीं कर पाओगे, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो है डिज़ाइन पहले ही रेडी कर लिया है उसका। और डिज़ाइन जब रेडी हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपको कोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो पार्ट है, ये आपका मॉडल ड्रिवन डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर पहले आप मॉडल बनाइए, यूएमएल मॉडल होते हैं, क्लास डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, उसको बनाइए और उसके बाद फिर फॉलो करिए। यहाँ पर क्या लिखा है, दीज पैराडिगम रिफ्लेक्ट डिफरेंट फिलोसफीज। तो आप यहाँ पे अलग अलग फिलोसफीज का यूज कर सकते हो टू सॉल्व सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चैलेंजेस। जैसे कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करो, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे टाइमिंग का चैलेंज आता है कि आपके टाइम पे होना चाहिए काम, और मतलब कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, तो वो सारे काम आप किससे हैंडल कर सकते हो, ये सारी फिलोसफीज़ को यूज़ करके। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक ही फिलोसफी का यूज़ करो, आप मल्टीपल फिलोसफीज़ का यूज़ करके एक साथ काम कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। ईच विद इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है कोई बहुत ख़राब है, सारे एक ही जैसे हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपको कोई मॉडल, जैसे एजाइल मॉडल है, जैसे कि अगर आपको बहुत जल्दी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर है, बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा यूज़र से बार बार इंटरेक्ट करने का, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एजाइल मेथोडोलॉजी को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एंड कंबाइनिंग अप्रोप्रिएट पैराडिगम एंड मेथोडोलॉजीज टू इफेक्टिवली एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही है जो कि सही से सेलेक्ट करे मॉडल्स को, फिलोसफी को, और जो सॉफ्टवेयर है उसको ईजिली डेवलप कर पाए। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या क्या फिलोसफीज़ हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते टाइम, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे सॉफ्टवेयर बनाने में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हम लोग
देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है बिल्कुल जेनेरिक व्यू में। तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी ऑफन यूज अ जेनेरिक व्यू टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। तो क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो वो हम लोग देखेंगे ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पर देखिए जो जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके जो स्टेप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो क्या हैं। सो फर्स्ट स्टेप है आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इंजीनियरिंग मतलब क्या हो गया कि आप कोई एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करिए जो कि प्रिंसिपल्स पहले से लिखे हुए हैं। अब वो कहाँ पे फॉलो करने हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर आप किसी यूजर से बात कर रहे हो, जैसे उसका रिक्वायरमेंट को जानना चाहते हो कि आपको कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए भी आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। और वो नियम अगर आप फॉलो करते हो तो इससे क्या होगा कि आप जो है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। क्योंकि ऐसे हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो हमें लगता है कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन जो नियम लिखे हुए हैं, जो पहले से प्रिंसिपल बनाए गए हैं, उससे आप क्या, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो सिस्टम के बारे में कि मुझे जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नॉन फंक्शनल क्या है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। The process of defining, documenting, and maintaining requirements. This involves understanding user needs and translating them into detailed specification. So इसका जो प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, इसमें क्या होता है कि आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर की, उसको डिफाइन करते हो पहले। मतलब उसको उससे पूछ के डिफाइन करते हो कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग करते हो। अब डॉक्यूमेंटिंग करना मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक बनाते हो, मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आप वहाँ लिखते हो कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपको यहाँ पे बटन चाहिए, आप इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये सारा डॉक्यूमेंट करते हो ताकि बाद में जो कस्टमर है वो पलट ना सके। मतलब कि वो ये ना कहे कि नहीं मैंने ये नहीं बोला था, है ना। सो आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, पहले प्रॉब्लम्स या जो उसको प्रॉब्लम फेस हो रही हैं जिसके लिए वो सिस्टम बनवा रहा है या उसके जो रिक्वायरमेंट्स उसको पहले डिफाइन करिए और फिर उसको डॉक्यूमेंट करिए, मतलब लिखिए। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स। तो इसमें क्या होता है कि यूजर नीड्स को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं, और उसको आप एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखिए। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। उसके बाद आता है डिज़ाइन पार्ट। तो अब इसमें आप क्या करते हो, जो आपने रिक्वायरमेंट लिखे हैं उसको आप कन्वर्ट करते हो डिज़ाइन में। द फेज दिस फेज वेयर द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज प्लान। तो यहाँ पर आपके जो सॉफ्टवेयर उसका आर्किटेक्चर पूरा प्लान होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है, उसका लेवल्स कितने हैं, उसका स्कोप कितना है, आप जब डिज़ाइनिंग करते हो। दिस इंक्लूड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, डेटाबेसिस, यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, मॉड्यूल्स, डेटाबेसिस और यूजर इंटरफेसेस। तो यहाँ पे आप डायग्राम, जैसे डेटाबेसिस हैं तो डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं उसके लिए हम लोग ER डायग्राम बनाते हैं। डेटा का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है उसके लिए DFD डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। और वैसे ही यूजर इंटरफेस के डिज़ाइन बनाने हैं, इसके लिए आपको फिग्मा का यूज़ करना है, फोटोशॉप का। कि जो आप HTML आगे चल के कोड करोगे HTML में, तो उसका एक डिज़ाइन पहले आप फोटोशॉप वगैरह में बना के देख लो कि हाँ ऐसे बनता है, जैसे कैनवा वगैरह में बना के देख लो, हाँ मुझे ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है। और यूज़र को भी दिखा दो जो कस्टमर है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद है, तो इसको आगे कोडिंग करवाते हैं तब। तो वो सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइनिंग पार्ट में आती है। अब उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है कोडिंग करना। जो आपने डिज़ाइन बनाया उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोड के थ्रू। सो राइटिंग द एक्चुअल कोड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो जो डिज़ाइन आपने बनाया है उसी का यूज़ करते हुए आप एक्चुअल कोडिंग करते हो। दिस इज़ वेयर डेवलपर्स क्रिएट द फंक्शनैलिटी दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर काम आता है डेवलपर्स का। तो डेवलपर क्या करते हैं, जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया है उसी को कन्वर्ट कर देते हैं कोड करके सॉफ्टवेयर में। अब उसके बाद फिर आता है काम टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग का काम कौन करता है, टेस्टर। सो वेरीफाइंग दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली एंड मीट्स द डिफाइंड रिक्वायरमेंट। तो जैसे जो आपने SRS या जो SRS डॉक्यूमेंट बनाया जहाँ पर रिक्वायरमेंट वगैरह लिखा था, उसको देखेगा जो टेस्टर होता है। और उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर ने बनाया उसको चेक करेगा कि जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो टेस्ट टेस्ट करके देखेगा कि हाँ ये चल रहा है कि नहीं। और अगर चल रहा होगा तो वो टेस्ट में पास कर देगा, नहीं तो उसको बोलेगा फिर से डेवलप करने के लिए, फिर से डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए टेस्टिंग में क्या क्या आता है। दिस इंक्लूड्स यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग मतलब कि आप एक एक कोड को चेक कर रहे हो, एक एक फंक्शन को चेक कर रहे हो लाइन बाय लाइन, तो वो यूनिट टेस्टिंग हो गया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब
आप सारे मॉड्यूल, जैसे कैलकुलेटर था, एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको कैलकुलेटर का, तो वहाँ पर 4 मेथड्स थे, एक ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। तो चारों को एक साथ इंटीग्रेट करके अगर आप टेस्ट करते हो, मतलब कैलकुलेटर को ही टेस्ट करते हो, तो वो आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। और अगर आप यूनिट टेस्टिंग की बात करो तो आप एक ऐड फंक्शन को टेस्ट कर रहे हो या फिर एक सब्ट्रैक्ट को, तो वो यूनिट टेस्टिंग में आता है। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, पूरे सिस्टम को टेस्ट करना, और लास्ट में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब जो यूज़र के एक्सेप्टेंस है वो है कि नहीं, जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है कि नहीं सिस्टम का, और बाकी और भी चीज़ें होती हैं जो देखा जाता है। अब आपका टेस्टिंग हो गया। सो टेस्टिंग के बाद क्या आता है, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो उसके बाद आप क्या करते हो, सर्वर पे भेज देते हो कोड को, जो आपने फाइल्स बनाई बैक एंड की, फ्रंट एंड की, उसको आप क्या करते हो, डिप्लॉय कर देते हो कहाँ पे, सर्वर पे। और उसके बाद में जब आपका डिप्लॉय होने के बाद चलने लग जाता है, उसके बाद आप मेंटेनेंस देते हो, कि मतलब मान लीजिए आप यूज़र की रिक्वायरमेंट 1 साल बाद चेंज हो गई, या उसको कुछ नया फीचर डालना है उसमें, या जो भी चेंजेस करवाने हैं, तो उसके लिए आप मेंटेनेंस लोगे, उससे कुछ पैसा लोगे और उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करोगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर टू यूजर्स एंड मेंटेनिंग इट ओवर इट्स लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम तक उस सॉफ्टवेयर के आप उसको मेंटेनेंस देते रहोगे। दिस इन्वॉल्व फिक्सिंग बग्स। तो मान लीजिए कोई बग आ गया या कोई लाइब्रेरी फाइल डिलीट हो गई, तो उसकी फिक्सिंग बग्स, उसको आप एरर्स को दूर करोगे, उसमें नए फीचर्स को ऐड करोगे, और यूज़र फीडबैक लोगे, जो आपका यूज़र फीडबैक आ रहा है क्लाइंट से, उसको लेके फिर उसमें और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। सो ये जो पार्ट था आपका जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, क्या क्या बेसिक स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर है उसको इफेक्टिवली बना सकें। तो उसके लिए देखिए, अब इसको हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बाद में करो, डिज़ाइन पहले ही कर दो, या फिर मान लो कोडिंग पहले ही कर दो, ये सारा काम का बाद में कर दो, तो ये नहीं हो सकता। तो ये पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं पहले से। तो यही सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। हम लोग कंक्लूजन पार्ट में आ जाते हैं आज के वीडियो के। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भाई, अंडरस्टैंडिंग द जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प अस ग्रास्प द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग करना, अगर जेनेरिक व्यू जो है यहाँ पे मैंने बताया आपको, इसका अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो ये आपको हेल्प करता है किसमें, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप बना रहे हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आप इजीली बना सकते हो इन सब स्टेप्स का यूज़ करके। और कैसे बना सकते हो, पहले आप रिक्वायरमेंट जानोगे, फिर उसका मॉड्यूलरिटी में डिज़ाइन बनाओगे, डिज़ाइन बनाने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप उसका कोडिंग कैसे कैसे कर सकते हो, आर्किटेक्चर पता चल जाएगा। और उसके बाद टेस्टिंग करोगे बार बार, तो उससे क्या होगा कि एरर्स कम आएंगे, रिस्क कम रहेगा। और डिप्लॉयमेंट करोगे तो फिर डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस दोगे, तो ये सारा स्टेप एक तरीके से फॉलो करना चाहिए आपको। और इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहेगा इससे आपका, जो आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको बार बार इंप्रूव करोगे, जिससे उसमें जो बग्स हैं वो दूर होंगे, और जो सॉफ्टवेयर है आपका वो एफिशिएंट बनेगा बहुत ही ज़्यादा। और इससे क्या फ़ायदा होगा, यूज़र भी आपका सेटिस्फाइड रहेगा, और आप भी उससे सेटिस्फाइड रहोगे सॉफ्टवेयर से। और इससे क्या होगा कि बार बार और भी काम देगा वो आपको, आपसे और भी सॉफ्टवेयर बनवाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, और इसमें मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि एसआरएस आप बनाते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप राइट करते हो कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट्स आपने जो लिया उसका पहले आप राइट करोगे, डिज़ाइन बनाओगे उसको आप लिखोगे, और उसका जो कोडिंग होगा कोडिंग के बारे में, और बाकी जो चीज़ें हैं तो आप एक प्रोसीजर को फॉलो करते हो। वही सब प्रोसीजर के बारे में आज आज हम लोगों ने डिस्कस किया, कि जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है। ये सब एक प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस पे बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। और आज का जो वीडियो था वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था।